लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी राय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग ट्यूब। आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में, जो कि इंग्लिश का राइटिंग पोर्शन में आता है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, ये हमें करने की ज़रूरत क्यों है, इसमें हम लोग करते क्या हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को अगर मैं अलग शब्दों में कहूँ तो आपने 7th या 6th क्लास में या 8th क्लास में आपने बायो स्केच पढ़ा होगा, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का ही दूसरा नाम बायो स्केच हम कह सकते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूँ तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि A description is a set of characteristics by which someone or something can be recognized. एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमारे को किसी चीज़ की या किसी इंसान की। इससे हम लोग पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लेसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। By describing them, we make a sketch in words so that the reader is able to get a clear picture of the described object. अब बायो स्केच क्या होता है कि आप किसी के बारे में एक स्केच बनाते हैं, कि वो एक ऐसा स्केच बनाते हैं वर्ड से जो कि जो हमारा रीडर है, जो हमारा पैराग्राफ पढ़ रहा है, उसको एक क्लियर पिक्चर मिल सके जो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी। अ गुड डिस्क्रिप्शन क्रिएट्स अ क्लियर मेंटल इमेज ऑफ द माइंड ऑफ द रीडर। वो एक क्लियर मेंटल इमेज क्रिएट करता है रीडर के माइंड में, जो हमारा पैराग्राफ पढ़ रहा है उसके माइंड में। When we write a descriptive paragraph, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो we are describing something, तो उस समय पे हम लोग किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। When we do this, we must use wording that will allow our readers to be able to see what we are writing about without being able to actually see it. तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में ये करते हैं कि जब हम लोग वो ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे रीडर को उस एक्चुअल चीज़ या उस एक्चुअल इंसान को देखे बिना वो उनको एक्चुअली इमेजिन कर सके, बिना एक्चुअली उसको देखे हुए। सो यहाँ पे देखने से मतलब है कि इमेजिन करना। द टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू यूज़ आर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड कलरफुल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हम लोग मेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं और कलरफुल एडजेक्टिव्स होते हैं। When we write a descriptive paragraph, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो एक गुड पैराग्राफ को क्या चाहिए? एक गुड पैराग्राफ को एक टॉपिक सेंटेंस चाहिए। A good paragraph needs to have a topic sentence that addresses the main point, details that help describe and support the topic sentence. एक अच्छे पैराग्राफ को एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कि मेन पॉइंट्स और डिटेल्स बताए हुए हों, जो कि हमारे को उस चीज़ को डिस्क्राइब करने में, और जो टॉपिक सेंटेंस है मतलब जो टॉपिक है उसका जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है जो हमारे को मेन पॉइंट बता रहे हैं उसको वो डिस्क्राइब करें और सपोर्ट करें। जो ऐसे डिटेल्स होने चाहिए उसमें, और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए जो कि हमारा पूरे पैराग्राफ में हमने क्या बताया है उसको एक कंक्लूजन दे कि हाँ ये हमारे को ये कंक्लूजन निकला है कि इसमें ऐसा होना चाहिए था या इसमें ऐसा हुआ। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्राइबिंग पीपल के बारे में। जब हम लोग पीपल को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो डिस्क्राइबिंग पीपल में हमारे को यहाँ पे दो लोग तो सारे लोग जानते होंगे। फर्स्ट तो है हमारे नेल्सन मंडेला, और सेकंड में अब्दुल कलाम, और थर्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनमें से दो को तो सभी लोग जानते होंगे, नेल्सन मंडेला को कई लोग नहीं जानते होंगे। While describing people, we take care of the following points. जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इंसान को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम लोग कई पॉइंट्स देखते हैं उसमें। जैसे हाइट होता है, कैसा है वो, उसकी बॉडी कैसी है, टॉल है, शॉर्ट है, मीडियम हाइट है, बिल्ड कैसा है उसका, हेयर कैसा है, आईज़ कैसी है उसकी, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अदर फीचर्स कैसे हैं उसके, उसकी अपीयरेंस कैसे हैं, या उसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, और भी कई चीज़ें देखते हैं हम लोग जो कि हम लोग बाद में भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बिल्ड में हम लोग देखते हैं वो थिन है, अंडरवेट है, प्लम्प है, स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, फैट है, ओवरवेट है।
उसका जो बॉडी का बिल्डिंग जो है दिखने, उसकी बॉडी कैसी है, हेयर कैसे हैं उसके, लॉन्ग हैं उसके हेयर, शॉर्ट हैं, कर्ली हैं, ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, ग्रे हैं। अब उसके बाद हेयर में हमारे वाइट भी आ सकते हैं, जो मतलब जैसे अगर हम लोग किसी ओल्ड मैन को या ओल्ड वुमेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके हेयर एकदम वाइट हैं, तो उसमें आप वाइट हेयर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आईज़ पे आए हम लोग। आईज़ में हम लोग बेसिकली उनके कलर और उनके साइज़ को ही देखते हैं। उनके आईज़ का कलर कैसा है, डार्क है, ब्राउन है, ब्लू है, कई लोगों के ब्लू भी होते हैं, बिग होते हैं, इनके आइज़ बिग हैं, इनके आइज़ स्मॉल हैं। तो बेसिकली हम लोग कलर और साइज़ पे डिपेंड करते हैं आइज़ में। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्शन। उस इंसान का जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, मतलब उसके चेहरे का कलर या उसके चेहरे कैसा है, डार्क है, फेयर है, वाइटिश है या पेल है। अब उसके बाद आते हैं अदर फीचर्स पे। अदर फीचर्स में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी बाकी फीचर्स कैसे हैं, जैसे उसके बियर्ड कैसा है, उसका मस्टैच है, उसकी आईब्रोज कैसी हैं, बुशी आईब्रोज हैं, या उसके टीथ कैसे हैं, ब्रोकन टीथ है, या कई लोगों के गोल्ड टीथ भी होते हैं, उससे भी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जो रिच पीपल होते हैं उनके ब्रॉड चिन है, थिक लिप्स हैं, लॉन्ग फेस है, राउंड फेस है। अपीयरेंस कैसा है उसका, उस इंसान का अपीयरेंस कैसा है, वो गुड लुकिंग है। अगर किसी एक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ही इज़ वेरी गुड लुकिंग और चार्मिंग है, अगली है, स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। जैसे किसी एक्ट्रेस के बारे में बात करें, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्वालिटीज़ के बारे में हम बता रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, वो हम लोग उनके जैसे वो बिहेव कैसे करते हैं ये कह सकते हैं, हम बता रहे हैं। सिंसियर है, वो इंटेलिजेंट है, डिलिजेंट है, मतलब उसको करने में उसका वो करती ही रहती है, वो बैक नहीं करती। वार्म है, पेशेंट है, सॉफ्ट स्पोकन है, सेल्फिश है, काइंड है, ऑनेस्ट है, इनोवेटिव है, यानी उसके पास काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, पंक्चुअल है। अब इन सब के बाद जब हम लोग ये सब कर लेते हैं कि हमारी क्वालिटीज़ देख लिया हमने, अपीयरेंस देख लिया, अदर फीचर्स देख लिए, कॉम्प्लेक्शन देख लिया, हेयर देख लिया, बिल्ड देख लिया, आइज़ देख ली, हाइट्स देख ली, उसके बाद हम लोग उस इंसान का अचीवमेंट्स देखते हैं कि उसमें अचीव क्या किए हैं। अगर उसके अचीवमेंट्स हैं, अगर उसके अवार्ड्स हैं तो अवार्ड्स भी बताएंगे। अगर कोई राइटर है, उसने किसी बुक को पब्लिश किया है, राइटर नहीं है पर कोई फेमस पर्सनालिटी है, उसने अपनी कोई बायोग्राफी डाली है, बायोग्राफी लिखी है, या उसने अपने टाइम में, जैसे अब्दुल कलाम थे, वो हालांकि प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बट उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, तो उनका बुक्स भी पब्लिश कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग प्लेसेस में, while describing a place, the following points should be taken into consideration. जब हम लोग किसी जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो कई चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जब हम लोग जगहों को ज़्यादातर डिस्क्राइब करते हैं तो क्वेश्चंस में हमारे को फैक्ट्स दिए होते हैं उस जगह के बारे में, उस जगह के बारे में हमारे को नाम दिया होता है, ये सब हमारे को दिए होते हैं, बट स्टिल अगर आपको नहीं दिए हुए हैं तो आपको उसको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, बट अगर मेरी बात माने तो आपको जो फैक्ट्स दिए हुए हैं पहले उसी पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको आसानी होती है। उसमें आपको नेम ऑफ़ द प्लेस बताना होगा, लोकेशन बताना होगा, हिस्ट्री अगर दिया हुआ है तो हिस्ट्री, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, उसको देखने में कैसा है, उसका साइज़, अपीयरेंस, एटमॉस्फेयर। लुक लाइक में आप उसका मैप पे भी कितना वो है वो भी बता सकते हैं। स्पेशल क्या है उस जगह के बारे में, आप उस जगह के बारे में क्या चाहते हैं, उसको रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इवेंट्स की डिस्क्राइबिंग पे हम लोग आते हैं। तो जब हम लोग इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे को भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इवेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हमारे को उस नेम बताना होता है उस इवेंट का, वो हुआ कब, क्यों हुआ और क्या हुआ उसमें, हु वर द पीपल इन्वॉल्व। क्या हुआ में हमारे को डिटेल्स देनी होंगी, उसमें पीपल कौन इन्वॉल्व थे, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान इन्वॉल्व था, और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं उस इवेंट की। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीपल के एग्जाम्पल देखते हैं।
Description of people is a biographical sketch of their lives from birth to the present time. बायो स्केच हम लोग कहें तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को हम लोग बायो स्केच क्यों नहीं कह देते? क्योंकि बायो स्केच जो होता है वो इंसान के ऊपर होता है, वो पीपल जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पीपल के ऊपर लिखते हैं वो बायो स्केच होता है, बट इवेंट्स के ऊपर और थिंग्स के ऊपर हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग बायो स्केच नहीं कह सकते, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। तो जब इंसान का हम लोग वो करते हैं तो उसको हम लोग बायोग्राफिकल स्केच कहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके बर्थ, प्रेजेंट टाइम, उन्होंने मेजर इवेंट्स क्या हुए, अचीवमेंट्स क्या हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे इवेंट्स कौन कौन से रिलेटेड थे। अब हम लोग क्वेश्चन देखें तो एक राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन फेमस इंडियन साइंटिस्ट सर CV रमन इन 100 to 150 वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको इनपुट्स दिए हुए हैं, उनका बर्थ कब हुआ, बर्थ हुआ था 7 नवंबर 1888 मद्रास में, बर्थ डेट के साथ ईयर भी दिया हुआ है, ईयर के साथ आपको बर्थ प्लेस भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इससे 2 सेंटेंस बना सकते हैं। फिजिशियन मतलब फिजिक्स के थे, फिजिक्स प्रोफेशन में थे, फील्ड ऑफ लाइट स्केटरिंग की फील्ड में उन्होंने काम किया था, डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट, नोबेल प्राइज इन 1930, फेलो रॉयल सोसाइटी, उनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इलेक्ट किया गया था 1924 में। इन 1954 इंडिया ऑनर्ड हिम विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। 1954 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया था, उनको वो ऑनर किया गया था। ऑनर्ड मतलब उनसे सम्मानित किया गया था। ब्रीथ हिज लास्ट ऑन 21 नवंबर 1970। ब्रीथ हिज लास्ट को हम लोग, इसका मतलब ये है कि उनकी डेथ जो है वो 21 नवंबर 1970 को हुई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट्स दिए हुए हैं। अब ऑफ कोर्स आपको इन इनपुट्स को यूज़ करके फिर आप सर CV रमन के बारे में आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। अब हम लोग देखें आंसर पे। अगर हम लोग आंसर पे जाएं तो उसके पहले आपको यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको सारे समझने होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बस आपको इन पॉइंट्स को लेना है, इसमें कुछ प्रपोजिशंस और कुछ ग्रामेटिकल करेक्शंस करके इनका एक सेंटेंस बनाना है और उस पैराग्राफ में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें जैसे आपको जिस तरह से दिया हुआ है, जैसे बर्थ, फिर उनका प्रोफेशन, फिर उनके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, ये सारे दिए हुए हैं, आप वैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको आंसर पढ़ के सुनाती हूँ, आपने लिख लिया होगा ऊपर क्वेश्चन से। तो Sir Chandrasekhar Venkata Raman, born on 7 November 1888 in the former Madras province of India, presently Tamil Nadu, was an Indian physician who carried out groundbreaking work in the field of light scattering. He discovered that when light traverses a transparent material, some of the deflected light changes wavelength. The phenomena of Raman effect earned him the 1930 Nobel Prize for Physics. यहाँ भी मेरे को रमन इफेक्ट के बारे में कुछ पता था तो उसमें मैंने ऐड कर दिया। रमन was honored with a large number of honorary doctorates and membership of scientific societies. He was elected a Fellow of the Royal Society early in his career in 1924 and knighted in 1929. He later resigned from the fellowship in 1968 for reasons unrecorded, the only Indian FRS ever to do so. In 1954, India honored him with its highest civilian award, भारत रत्न, और ऐसे ही करके आप इसके आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में अब हम लोग प्लेसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। While describing a place, there are some important steps. जब हम लोग किसी जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ध्यान में रखने होते हैं। पीपल में तो आप बायो स्केच आपने कई सालों से किया होगा, 2-3 साल तो कम से कम किए होंगे आपने, तो उसमें ब्रेक द डिस्क्रिप्शन इन 2 to 3 पैराग्राफ। और हाँ, अगर आप अभी 6th क्लास में हैं तो आप 2-3 साल करेंगे। ब्रेक द डिस्क्रिप्शन इनटू 2 to 3 पैराग्राफ।
जब आप किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको ईजी होगा अगर आप उस जगह की डिस्क्रिप्शन को 2 to 3 पैराग्राफ्स में अगर आप बना सके तो बनाएं. ईच पैराग्राफ शुड हैव अ टॉपिक सेंटेंस. डिस्क्राइब वन एस्पेक्ट ऑफ द प्लेस इन ईच पैराग्राफ. आप उस एक पैराग्राफ में उस जगह की एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करें, जैसे उसकी ब्यूटी या उसकी geographical places. If the description has to be written on one paragraph, then include all the details briefly और उसको continuity में रखें. कहीं आप उसकी geographical जो मैप पे जो डेस्टिनेशन है उसके कहाँ पे है वो बता दें दूसरी जगह पे कि उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है. अब आपको यहाँ पे बल्लड़ के बारे में बताना है जो कि आपको नीचे फैक्ट फाइल दिया हुआ है उसको यूज़ करके. नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको कौन सा है? न्यू दिल्ली. फैक्ट फाइल में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं. इस वाले मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें फैक्ट ऐसे ही जो हैं. जब अगर आप 9th-10th में हैं तो 9th-10th तक तो आपको ऐसे ही आएंगे. नियरेस्ट एयरपोर्ट न्यू दिल्ली. नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम KKDM. Tickets are available in demand and need to be booked well in advance. रोड, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है कि आप अगर आपको अपना पैराग्राफ लंबा बनाना है तो आप इन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं कि tickets are needed to be booked in advance and are always in demand. Road, from Delhi, NH24 to Moradabad and Rampur and NH87 to Kathgodam via Bhimtal to Ramgarh and from there to Nathua Khan via Tala which means lower Ramgarh. From Nathua Khan 4 kilometer on the road towards Hartola is Bhallar village. ये आपको रोड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड से बताया हुआ है. तो आप इसमें देख सकते हैं आपको एयरपोर्ट से मतलब थ्रू एयर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, थ्रू रेलवेज आप ट्रैवल कर रहे हैं और थ्रू रोड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको उसके बारे में बताया हुआ है. अब आप ट्रैवल करके पहुंच गए उसके बाद अब आप फैसिलिटीज़ पे जा सकते हैं. आपको फैसिलिटीज़ क्या हैं? टूरिस्ट अट्रैक्शंस अबाउंड इन सेवरल प्लेसेस. अबाउंड मतलब कि बहुत सारे हैं. उनमें उसके पास में जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो बहुत सी जगह हैं जैसे नैनीताल, भीमताल, सत्तल, रामगढ़, अल्मोड़ा. अ फ्यू होम स्टे ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड नीड टू बी आइडेंटिफाइड. कई से आपको होम स्टेज भी अवेलेबल हैं जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा. आइडेंटिफाइड मतलब उनको कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा. अट्रैक्शंस, यहाँ पे अब आपको फैसिलिटीज़ पता चल गई. अब आपके अट्रैक्शंस क्या हैं? लोग वहाँ पे जाएंगे क्यों? Natural beauty is witnessed in its abundance in this region. यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत अबेंडेंस में. अबेंडेंस मतलब भारी मात्रा में है. लेक्स विद बोटिंग फैसिलिटीज abound. For example, Nainital, Bhimtal and Satal. The Kumaon Hills are wonderful for trekkers, bird watchers and nature enthusiasts, and many an unspoiled hill path beckons you. Beckons मतलब यहाँ पे unspoiled मतलब बिना खराब किए. beckons मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं. beckons you मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं. orchards and fruit laden trees मतलब फलों से भरे हुए trees in the नाथुआ खान भल्लड़ एरिया. नाथुआ खान और भल्लड़ एरिया ऑलमोस्ट एक ही है. आ हिमालयन होम स्टे. द आ हिमालयस होम स्टे पैकेज. ये आ हिमालय होम स्टे जो है ये एक्चुअली एक होम स्टे का नाम है. यहाँ पे आपको कोई वो नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे एक होम स्टे भी है क्योंकि होम स्टे अब बहुत कॉमन है. तो आ हिमालय होम स्टे जो है वो नाम है होम स्टे का. पैकेज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड लॉन्ड्री. कॉस्ट 4,000 रुपीज़. ये जो होम स्टे है इसके पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और लॉन्ड्री आता है जो कि 4,000 है कपल के लिए मतलब 2 लोगों के लिए पर नाइट. अप टू 2 चिल्ड्रन और अप टू 2 बच्चे हो सकते हैं जो कि 12 ईयर्स के नीचे हों. वो जो कि फ्री में जा सकते हैं. जो बच्चे 12 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं मतलब ओल्डर देन 12 आर चार्ज सप्लीमेंट्री फी ऑफ 500 पर नाइट. उनका 500 पर नाइट लगता है.
Single homestays are charged at 2500 per night. Homestays are always pre-arranged by the owner. होम स्टेज जो हैं उनका जो सिंगल होम स्टेज है, मतलब अगर कोई अकेला इंसान जा रहा है तो उनका 2500 रुपीज़ पर नाइट लगता है और प्री अरेंज्ड भी हो सकते हैं। अब हम लोग आंसर पे चेक करते हैं। तो भल्लड़ इन कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट इज अ प्लेस वेयर नेचर्स ब्यूटी कैन बी कैप्चर्ड। भल्लड़ कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि नेचर की ब्यूटी कैप्चर की जा सकती है। कैप्चर से मतलब ये नहीं कि आप पकड़ लेते हैं उसको और जेल में बंद कर देते हैं, मतलब आपको देखा जा सकता है। इट इज़ क्लोज टू काठगोदाम रेलवे स्टेशन। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास में है। हमने ऊपर में रेलवे स्टेशन वाला देखा था। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज दिल्ली। फ्रॉम हियर वन कैन ईदर टेक अ ट्रेन और गो बाय रोड। यहाँ से या तो कोई एक ट्रेन ले सकता है या रोड से जा सकता है। मेरा मन नहीं था कि मैं उतना जो वहाँ पे NH87 ये सब लिखा हुआ था वो यूज़ करूँ, तो मैंने डायरेक्ट गो बाय रोड कर दिया। अब आप रोड से जाओ, अगर आपको रोड का देखना है तो वो आप खुद चेक कर सकते हो। देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस टू स्टे देयर इंक्लूडिंग होम स्टे ऑप्शंस एट अल्मोड़ा। वहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे कि आप रुक सकते हैं, जो कि होम स्टे ऑप्शंस हैं जैसे अल्मोड़ा में। नेचर्स प्रिस्टिन ब्यूटी। प्रिस्टिन मतलब बहुत सुंदर साफ ब्यूटी जो है, मतलब बिना किसी पॉल्यूशन और इनके ऐसी ब्यूटी देखी जा सकती है। नैनीताल में, भीमतर में और सतल में बोटिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है हमारे को। कुमाऊं हिल जो है वो बर्ड वॉचर्स, नेचर लवर्स और ट्रेकर्स इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह बन सकती है, मतलब है, कह सकते हैं आप, इज़ वेरी often visited by watchers, bird watchers, nature lovers and trekkers. One can see fruit laden trees in Bhallar. Fruit laden trees ऊपर भी मैंने बताया था, fruit laden trees मतलब फलों से भरे हुए trees भल्लड़ में आप ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने जो डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ किया भल्लड़ के बारे में कि आप भल्लड़ में गए थे फुट हिल्स में कुमाऊं के, तो उसमें आपने देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक और लिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, उसको भी आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। फैक्ट फाइल दिया हुआ है। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट जबलपुर। नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारे को फैक्ट फाइल दिया हुआ है, उसमें है नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट Jabalpur, which is 165 kilometer from there. Nearest town and railway head is, यहाँ का नियरेस्ट टाउन और रेलवे स्टेशन जो है वो उमारिया में है, जो कि 30 किलोमीटर है। द अदर रेलवे स्टेशन आर जबलपुर 165 किलोमीटर, काटनी 102 किलोमीटर एंड सतना which is 120 kilometer. There are varied government and private options for accommodation in Tala village that joins the park. यहाँ पे काफ़ी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑप्शंस हैं फॉर अकोमोडेशन, मतलब रहने के लिए ताला विलेज के, जो कि एक जो पार्क से मिला हुआ है। यहाँ पे हम लोग बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ऊपर में एग्जाम्पल में हमने नहीं बताया कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो द पार्क इज़ ओपन टू विजिटर्स फ्रॉम अक्टूबर टू जून। जो पार्क है वो विजिटर्स के लिए अक्टूबर टू जून तक खुला हुआ है। वहाँ को वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए नवंबर टू अप्रैल बेस्ट सीजन होता है। गेटिंग अराउंड मतलब आसपास देखने के लिए मारुति जिप्सीज जो हैं वो पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उनके जो रिजर्वेशंस होते हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिस या होटल जहाँ पे कि कोई ठहर रहा है वहाँ से की जा सकती है। द टूर इज़ कंडक्टेड बाय अ गाइड एंड द पार्क वन मस्ट अदर टू द एलोकेटेड रूट। वहाँ पे एक गाइड होता है जो कि आपका टूर कराता है, और पार्क के जो रूल्स हैं
उसको अधर मतलब उसका पालन करना होता है। The Bandhavgarh village is set amongst the Vindhya Hill and is in district of Shadal in Madhya Pradesh. It was declared a national park. ये जो है वो विंध्या हिल्स में है, जो कि शाहडोल में है, शाहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ये नेशनल पार्क 1968 में बना था और टुडे और आज जो है उसका 437 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है एंड टुडे कवर्स एन एरिया ऑफ 437 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब वो 437 स्क्वायर किलोमीटर की उसमें एरिया में बना हुआ है। The park derives its name from the most prominent hill of the area. जो पार्क है वो जो सबसे जो महान हिल है, जो महान पर्वत है, वहाँ से डिराइव हुआ है उसका, जो कि माइथोलॉजिकली, अगर हम माइथोलॉजिकली देखें तो ये कहा जाता है कि लॉर्ड रामा ने अपने भाई यानी ब्रदर लॉर्ड लक्ष्मण को लंका पे देखने के लिए कि लंका में क्या चल रहा है वो दिया था। तो बांधव मतलब ब्रदर होता है, बांधव मतलब भाई होता है और गढ़ मतलब फोर्ट होता है। तो बांधवगढ़ मतलब ब्रदर फोर्ट, क्योंकि भाई को दिया था उन्होंने, तो इसलिए उसका नाम बांधवगढ़ पड़ा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्टेटेड है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में है। The nearest airport is Jabalpur. It is in Vindhya Hills in the district of Shadul in MP. In the year 1968, it was declared as a national park. This park has a large biodiversity. जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। इसका सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जबलपुर है। ये विंध्या हिल्स में है, जो कि शादल डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के। 1968 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। इसमें बहुत सी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स आप देख सकते हैं। द पार्क हैज़ अ लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ डियर्स। जो यहाँ पे पार्क जो है वहाँ पे कई सारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं और ये एक लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन है यहाँ पे लेपर्ड्स की और वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर्स की, मतलब डियर्स की अलग अलग स्पीसीज भी हैं। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन 1993। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 694 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1993 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था और ये 694 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस टू एंजॉय द वाइल्ड लाइफ इज़ नवंबर टू अप्रैल। ये मैं दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है नवंबर टू अप्रैल। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ अकोमोडेशन, मतलब ठहरने के लिए काफ़ी जगह है, जो कि गवर्नमेंट गेस्ट हाउस और प्राइवेट होटल्स को इंक्लूड करता है। मारुति जिप्सीज अगर आपको आसपास जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। वन कैन बुक दीज इन एडवांस ईदर फ्रॉम द प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिस, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर ऑफिस में या होटल जहाँ पे कोई ठहर रहा है वहाँ से पहले ही एडवांस में बुकिंग करा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हम लोग अब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इवेंट्स के एग्जाम्पल्स की। यहाँ पे हमने पहले उसमें बात की तो उसमें हमने बताया कि आप आसपास कैसे देख सकते हैं, और अगर आपको किसी की कहाँ पे ये बना था, कहाँ पे है, इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो हमने प्लेसेस में ऐसी बातें की थी। अब हम लोग इवेंट्स पे आते हैं। तो इवेंट्स के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एनी डिस्क्रिप्शन of an event should include factual details. While writing about an event, the following points should be kept in mind. As the event is being described, after its completion, one has to use past tense. जब हमने कोई इवेंट कोई कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हम उसके बारे में लिख रहे हैं तो उसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। उसमें जब हम लोग लिख रहे होंगे तो हम लोग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हम लोगों को सिर्फ पास्ट टेंस ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ऑल फैक्ट्स अबाउट द इवेंट हैव टू बी इंक्लूडेड व्हाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन।
जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आपको उस इवेंट के जो भी फैक्ट्स दिए गए होंगे वो सारे आपको लिखने हैं। थर्ड इज इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू इंक्लूड पर्सनल ओपिनियन और कमेंट वाइल डिस्क्राइबिंग एन इवेंट। जब आप किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो अगर आप अपना पर्सनल ओपिनियन और कमेंट नहीं देंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप पर्सनल कमेंट देंगे तो आप उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, आप उस इवेंट पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आप अपना पर्सनल कमेंट दे रहे हैं, जबकि आपको इसमें क्या क्या हुआ उसमें फैक्ट्स डालने होते हैं, पर्सनल कमेंट्स या ओपिनियन नहीं डाल सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का। एक इवेंट है, रोबोट मेकिंग कंपटीशन है, स्कूल का है एक। तो उस इवेंट का आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ रोबोट मेकिंग कंपटीशन इन विच एज many as 30 students from 30 schools of the city participated. As a member of robotic club, I represented my school in this activity. All the students were given the basic tools and units. All the groups were given 2 hours for assembling the robot together. यहाँ पे आपका एक रोबोटिक क्लब का रोबोट कंपटीशन हो रहा है, उसमें सभी स्टूडेंट्स को टूल्स दिए हुए हैं, 2 hours दिया हुआ है असेंबल करने के लिए। आवर ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ 4 of us, ऑल मेंबर्स ऑफ द रोबोटिक क्लब। वी पुट टुगेदर हर्ष अ रोबोट। यहाँ पे हर्ष जो है वो रोबोट का नाम है, उन्होंने जो अपना रोबोट बनाया उसका नाम रखा है। विच कुड प्ले द म्यूजिक, डू बेसिक एक्टिविटीज सच एज मेकिंग बेड एंड वॉशिंग वेसल्स। जो कि जो सिंपल वर्क्स हैं जैसे म्यूज़िक बजाना और ये सब करना, बेसिक एक्टिविटीज़ कर सकता है। वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स हैज़ मेड अ रनिंग रोबोट। उन्होंने एक पार्टिसिपेटिंग स्कूल ने रनिंग रोबोट बनाया विच कुड टेक पार्ट इन रनिंग रेसेस। द रोबोट वॉज एडजस्ड। एडजस्ट मतलब कि उनको उसको रोबोट को जज किया गया था द बेस्ट बाय द जजेस, उसको बेस्ट जज किया गया था जजेस के द्वारा। Our robot got the second prize. The chief guest of this event was a professor of robotics from the University of Technology in the city. तो ये हमने इवेंट के ऊपर एक बनाया था। ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में। तो इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी और हमने बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, जो कि है इवेंट, पीपल और प्लेस। इन तीनों के बारे में हमने डिस्क्रिप्टिव पैरा कैसे लिखना होता है वो सीखा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और अगर आपके दोस्त भी इसमें प्रॉब्लम है उनको भी, तो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।